नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। आज 23 अगस्त का दिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि आज है मेरी सखी आस्था का जन्मदिन जो अष्टदल समूह और पिटारा हिंदी कहानियों का की नींव है। इसलिए आज इस खास अवसर पर मैं आप सबके लिए दो सहेलियों की एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है मेरा किस्सा तेरी कहानी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी अपनी शिवानी आज एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके बीच कुछ किस्से कुछ कहानियों की पोटली लेकर। आप तो जानते ही हैं कि मैं अपने इस YouTube चैनल पर अधिकतर आपको कहानियाँ ही सुनाती हूँ और बदले में कमेंट बॉक्स में बस आपसे प्रोत्साहन के कुछ शब्दों की आशा रखती हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक कहानी ही लेकर आई हूँ, लेकिन ये कहानी मैं सिर्फ आपको सुनाना नहीं चाहती हूँ बल्कि इसके हर एहसास को मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, इसे जीना चाहती हूँ। इस कहानी में मेरी हंसी भी है, उदासी भी, खुशियाँ भी हैं तो गम भी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सबकी ज़िंदगी है, हर इमोशन का एक मिक्सचर। देखिए, हर दिन बिना रुके रफ्तार में कहानियाँ कहती जाने वाली मैं आज अटक सी गई हूँ कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से करूँ। चलिए एक काम करते हैं, पहले मैं इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण पात्र से आपको मिलवाती हूँ, जो कोई और नहीं इस चैनल की संस्थापक सदस्यों में से एक और आप सबकी प्रिय कथावाचक मेरी सबसे अजीज सहेली आन्या है। मैंने और आन्या ने अपना बचपन एक साथ नहीं जिया, ना तो हम एक दूसरे का हाथ थामकर स्कूल गए, ना ही हमने जेठ की भरी दोपहरी में सबसे छुपकर बगीचे में कच्ची अमियाँ तोड़ी, ना हमने बचपन से पहले किशोरावस्था और फिर युवावस्था की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम, हमारे अनकहे अनसुने डर, उस उम्र के नादान भोले सपनों को ही एक दूसरे के साथ साझा किया। हम जब मिले तब हम दोनों ही युवावस्था की आखिरी दहलीज पर खड़े थे। हमारी ये मुलाकात भी कोई आम मुलाकात नहीं थी कि कहीं आते जाते उठते बैठते एक दूसरे से परिचय हो गया या किसी कॉमन फ्रेंड ने किसी पार्टी फंक्शन में हमारा एक दूसरे से परिचय करवा दिया। हमारी पहली मुलाकात हुई थी इस दुनिया के ही अंदर मौजूद एक दूसरी दुनिया में, जहां हम जैसे कुछ सिरफिरे लेखक कहानियों के माध्यम से चंद मिनट अपनी कल्पनाओं को अमूर्त से मूर्त रूप देकर स्वयं को बहलाते रहते हैं और इन कल्पनाओं को ही जरिया बनाकर हम इस हकीकत की दुनिया में जीते चले जाने के लिए अपने कंधे पर स्वयं ही अपना हाथ रख कर स्वयं का हौसला भी बढ़ाते रहते हैं कि यार, ये ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। जब से आन्या मेरी ज़िंदगी में आई, नहीं, जब से हम एक दूसरे के क्लोज्ड हुए, तब से ज़िंदगी के प्रति मेरी कुछ शिकायतें कम होती चली गईं। मुझे अपने बचपन का दौर आज शिद्दत से याद आ रहा है। अपने स्कूल के दिनों में मैं थोड़ी अजीब सी दिखने वाली लड़की हुआ करती थी क्योंकि एक दुर्घटना के कारण मेरे सामने के दांत बहुत बुरी तरह क्षत विक्षत हो गए थे। इस वजह से अक्सर ही हर जगह मेरा मजाक उड़ाया जाता था और कोई भी मुझसे दोस्ती करना पसंद नहीं करता था। ये ईश्वर की कृपा थी कि अपनी क्लास में कुछ छात्रों के मुकाबले मैं पढ़ाई में ठीक ठाक थी। जब हम सबको एग्ज़ाम्स की रिपोर्ट कार्ड की अहमियत समझ में आने लगी, तब धीरे धीरे मेरे भी कुछ दोस्त बने जिन्हें अक्सर एग्ज़ाम में कुछ आंसर्स लिखने के लिए मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती थी। मैं मूर्ख लड़की उनके स्वार्थ को उनका प्रेम, उनका स्नेह और उनकी दोस्ती समझती रही और हमेशा उनके लिए कुछ भी कर जाने को तत्पर रही। कई बार सिर्फ उनकी खातिर मैंने अपनी माँ से बगावत की, घर में डांट खाई, पर मुझे दुख नहीं हुआ। मैं खुश थी कि अब मेरे पास भी दोस्त हैं, लेकिन मेरी ये खुशी उस दिन काफूर हो गई जब हमारा स्कूल पूरा हो गया और 11वीं में कुछ दोस्तों के रास्ते पूर्व की ओर तो कुछ के पश्चिम की ओर हो गए।
मेरे ये सारे दोस्त मेरे घर के आसपास ही रहा करते थे, लेकिन अब एक बार फिर किसी को मेरी ओर देखना गवारा नहीं था, क्योंकि अब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी। अचानक मिले इस भावनात्मक आघात ने मेरे किशोर मन को बहुत ठेस पहुंचाई थी और मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी किताबों के सहारे स्वयं को संभाला था। अच्छा हुआ कि कम उम्र में ही मेरा रुझान साहित्य की ओर हो गया और मैंने किताबों के साथ अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली। अब मेरी ज़िंदगी में दोस्त के नाम पर थे मेरी पसंदीदा किताबों के चुनिंदा पात्र, जिनके साथ मैं खामोशी से अपना अकेलापन बांट लिया करती थी। फिर चाहे वो गुनाहों का देवता के सुधा, चंदर, बिनती और गेसु हो, कृष्ण कली की कली, कृष्ण वेणी की वेणी, 14 फेरे की अहिल्या, स्वयं सिद्धा की माधवी, अतिथि की जया, शमशान चंपा की चंपा, मुझे चांद चाहिए कि वर्षा, दिव्या, हर्ष और सिद्धार्थ हों, या फिर लव स्टोरी के ओलिवर और जेनी, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर का टॉम, प्रथम प्रतिश्रुति की सत्या, मानसरोवर की सुभागी और सूरज, या फिर सुवर्णलता की सुवर्ण। यहाँ से ज़िंदगी आगे बढ़ी और धीरे धीरे मैंने एक सबक सीखा कि ज़रूरत से ज़्यादा अब किसी से लगाव नहीं रखना है। अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ क्लासमेट्स थे, दोस्त नहीं। अगर वो मुझे देखकर मुस्कुराते थे तो मैं भी मुस्कुरा देती थी। जितनी बात करते थे मैं भी बस उतने भर ही बोलती थी। धीरे धीरे मैं बस अपने एक खोल में सिमटकर रह गई थी। और फिर एक दिन जब इस खोल में मेरा दम घुटने लगा, तब सांस लेने के लिए मैंने अपने आसपास देखा और मेरे हाथ में मेरी कलम आ गई। फिर मेरे दिल ने कहा, एक कोशिश तो करके देखनी चाहिए कि जो किताबें मैं पढ़ती आ रही हूँ, क्या मैं भी वैसा कुछ लिख सकती हूँ। मेरी बचपन से ही एक ख्वाहिश रही है कि इस दुनिया में मेरा नाम हो, ऐसा नाम जो मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी ना मिटे। और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने की आस लिए मैं लेखन की दुनिया में चली आई। अपने अंतर्मन के द्वंद्व को जब मैंने पहली बार एक छोटी सी कहानी का रूप दिया और इस कहानी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सराहना मिली, तो खुशी के आवेग में मानो मेरा शरीर कांप उठा था कि क्या सचमुच ये जो मेरी आंखों के सामने प्रशंसा के शब्द हैं, ये मेरे लिए ही लिखे गए हैं। अपने अब तक के जीवन में मेहनत में कोई कमी न होने के बावजूद अनेक असफलताओं से जूझती और लगभग मृत प्राय हो चुकी इस लड़की और उसके चंद छोटे छोटे सपनों के लिए पाठकों की इन समीक्षाओं ने जैसे अमृत का काम किया। मैं जो भूल चुकी थी कि दोस्ती क्या होती है, दोस्तों के साथ वक्त बिताकर कैसा लगता है, उनके कंधे पर सिर रखते ही कैसे उदासी पल भर में उड़न छू हो जाती है और कैसे इकट्ठे मिलकर हंसते हंसते फिर पेट दर्द से रोया जाता है, उसकी ज़िंदगी में एक बार फिर दोस्ती का आगमन हुआ इसी ऑनलाइन लेखन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जहां आन्या से मेरी मुलाकात हुई। मुझे आज भी हमारी शुरुआती बातचीत याद है, जब हम बस लेखन प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई समस्याओं के विषय में थोड़ी बहुत औपचारिक बातचीत करते थे। फिर धीरे धीरे हमारी बातचीत में हमारी कहानियाँ शामिल होने लगी। हम एक दूसरे की कहानियाँ पढ़ने लगे, सच्चे हितैषी की तरह एक दूसरे की गलतियों पर टोकने लगे ताकि कोई तीसरा इस गलती को न देख सके। पहले तो मेरे मन में बहुत हिचक थी, क्योंकि अब किसी पर भरोसा करना मेरे लिए बहुत कठिन हो चुका था। फिर भी एक दिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इतर हम दोनों ने एक दूसरे से अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर ही लिए और चैटिंग की जगह हमारी बातें शुरू हो गईं। धीरे धीरे हम दोनों को ये एहसास हुआ कि हमने ज़िंदगी में लगभग एक जैसे ही दर्द झेले हैं, सपनों के टूटने का दर्द, अपने अस्तित्व को खो देने का दर्द। हमारा ये दर्द जब साझा हुआ
और अपने अपने मन की पीड़ा खुलकर एक दूसरे के साथ बांट लेने के बाद जब हम स्वयं को थोड़ा हल्का महसूस करने लगे, तब हमने ये पाया कि अब अपने नए सपनों के सफ़र में हम एक दूसरे के हमसफ़र बन चुके थे, क्योंकि अब हमारे सपने भी एक थे, उन्हें सच करने, उन तक पहुंचने का रास्ता भी एक था, और था एक ही जैसा जज्बा हम दोनों के दिलों में कि अब बस बहुत हुआ, अब हमारे सपने किसी मजबूरी की आड़ में टूटकर बिखरेंगे नहीं, अब इन सपनों को सच होना ही होगा। जब अपने कुछ अन्य साथियों को साथ लेकर मैं और आन्या अपने सपनों के इस सफ़र पर चल पड़े, उसके बाद ही फ़ोन और लैपटॉप की दुनिया से बाहर आमने सामने हमारी पहली मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात, उस मुलाकात की वो यादें अब भी मेरी आंखों में बसी हैं, जब फ़ोटोज़ और वीडियो कॉल से इतर हकीकत में एक दूसरे को देखकर हम दोनों के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। कहते हैं ये जो प्रकृति है ना, एक ना एक दिन किसी न किसी रूप में आपको आपके हिस्से का प्रेम, आपके हिस्से की खुशी दे ही देती है। जैसे मुझे मेरे हिस्से की दोस्ती आखिरकार आन्या के रूप में मिल ही गई, जिसके लिए मैं हमेशा ही तरसी हूँ। अब मैं भी इटलाते हुए ये कह सकती हूँ कि मेरे पास भी ऐसी सखी है जिसके साथ मैं घंटों बिना किसी हिचक के बकैती कर सकती हूँ, जिसे मैं फ़ोन करती हूँ कुछ और कहने के लिए, और जब फ़ोन रखती हूँ तब वो बात कहीं से कहीं और पहुँच चुकी होती है। जैसे वो गाना है ना, जाना था जापान पहुँच गए चीन, बिल्कुल उसी तरह। जिसके साथ अपनी उलझनें बांटने के लिए मुझे घड़ी नहीं देखनी पड़ती, जिसे मैं जब चाहूँ साधिकार डिस्टर्ब कर सकती हूँ, और उसके मुंह से आने वाली जम्हाइयों की आवाज़ सुनते हुए भी उसे ज़बरदस्ती जगाए रख सकती हूँ। किसी ने कहा है कि दोस्त की परिभाषा में सिर्फ वही फिट बैठ सकता है जो दिल में दिमाग न रखता हो। मेरी आन्या बिल्कुल ऐसी ही है। उसे मेरा सोशल स्टेटस पता है, मेरी मजबूरियाँ, मेरे दुख, मेरी कमियाँ सब पता है उसे। अपने दिल की कोई भी कैसी भी बात मैं खुलकर उससे कह देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो कभी मुझे जज नहीं करेगी, कि वो कभी मुझे मेरे अतीत के दोस्तों की तरह ठुकरा कर नहीं जाएगी। और शायद उसे भी मेरे बारे में ये अच्छी तरह पता है कि इस लड़की को और कुछ आए ना आए, पर दोस्ती निभाना तो ज़रूर आता है। आप सब सोच रहे होंगे कि कहीं आज फ्रेंडशिप डे तो नहीं है, जो मैं दोस्ती पर ये लंबा चौड़ा आख्यान लेकर बैठ गई हूँ। नहीं नहीं, फ्रेंडशिप डे तो अभी अभी बीत चुका है। आज तो भाई मेरी आन्या का जन्मदिन है, और उसके इस जन्मदिन पर उपहार स्वरूप मैं उसे भावनाओं का ये गुलदस्ता सौंपना चाहती हूँ कि मैं सारी दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि मुझे उससे मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत। इस मोहब्बत की गहराई बस वही समझ सकते हैं जिन्होंने प्रेम को संकीर्णता की परिधि में बांधकर नहीं रखा है, जिनके लिए प्रेम का अर्थ केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और पति पत्नी के रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, जो ये जानते हैं कि प्रेम अपने आप में इतना विस्तृत और इतना संपूर्ण है कि उसके बिना हर रिश्ता अपूर्ण है, बल्कि ये पूरा संसार ही अपूर्ण है। आप सबको शायद मेरी ये कहानी मेरा पागलपन लगे, तब प्रति उत्तर में मैं बस मुस्कुराते हुए आपसे यही कहूँगी कि वो प्यार ही क्या जिसमें पागलपन न हो। भला संजीदा लोगों से भी कभी रिश्ते निभे हैं? संजीदा लोग अक्सर व्यापार के महारथी होते हैं। मोहब्बत की दुनिया तो हम पागलों से ही आबाद है और हमेशा आबाद रहेगी। वैसे ये कहानी तो है भी नहीं, ये तो एक आत्मकथात्मक श्रेणी का संस्मरण है। मुझे चांद चाहिए के समापन में सिद्धार्थ ने प्रेम की जो परिभाषा दी थी, बस उसी परिभाषा के साथ आज मैं भी अपनी इस कहानी का समापन करना चाहती हूँ कि किसी को प्रेम करने का अर्थ है आप उसकी बगल में बूढ़े होने के लिए तैयार हैं। हाँ आन्या, हमने अपना बचपन भले ही साथ न जिया हो, पर अपना बुढ़ापा हम एक साथ जिएंगे,
और अपने सपनों के इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए, अपनी तमाम नाकामियों को पीछे छोड़ते हुए हम एक साथ कामयाबी की ट्रॉफ़ी जीतेंगे, एक दूसरे के लिए जीतेंगे। इस दुनिया की हथेली पर अपने स्नेह की मेहंदी से दोस्ती और प्रेम की एक नई इबारत लिखकर उसे हमेशा हमेशा के लिए कालजयी बनाने के लिए हमें जीतना ही है। क्योंकि बहन, ये दुनिया बस सफल लोगों की असफलताओं के किस्से ही सुनना और उन्हें अपनी प्रेरणा बनाना पसंद करती है। अब हम दोनों इतने बुरे तो नहीं हैं ना कि इतनी बड़ी सी दुनिया में कुछ लोगों की निजी लाइब्रेरी की पसंद भी ना बन सकें। तो क्या कहती हो, आज से एक नए जोश के साथ बढ़ चलें अपने सफ़र पर, आगे, बस आगे, सिर्फ आगे। एक बार फिर से अपनी आन्या को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए इस ज़िंदगी को जिसने हमें मिलवाया है, मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूँगी। अब भले तू सता ज़िंदगी, माफ़ तेरी खता ज़िंदगी, ले हम फिर से चले ज़िंदगी, क्यों रुके थे भला ज़िंदगी। मेरे प्यारे श्रोताओं, चलिए अब इस कहानी को ख़त्म करते हुए हमेशा की तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझसे अपनी राय अवश्य ही साझा करेंगे। और आज तो मुझे आप सबसे अपनी प्यारी सखी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी चाहिए। आप देंगे ना? मैं आशा करती हूँ आप सबको ये छोटी सी कहानी अवश्य पसंद आएगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एवं अपने दोस्तों के साथ जीवन का आनंद लेते रहिए। साथ ही एक बार फिर मैं इस कहानी के माध्यम से अपनी आस्था को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू स्वीट हार्ट। लव यू सो मच।